नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमित झा। जाति ना पूछो साधु की, ये कहावत बड़ी पुरानी है, लेकिन बिहार की सियासत में नेताजी की जाति पूछना अनिवार्य है। अगर आप नहीं भी पूछेंगे तो भी वो आपको बताएंगे, जुबान से, पोस्टर से, बैनर से, कार्यकर्ताओं से कहलवाएंगे। नारा सबका साथ सबका विकास का भी होगा, लेकिन सिर्फ जुबान पर। असल में सबका जात मेरा विकास टाइप का कुछ मंत्र सियासतदानों के लिए अचूक है। इस मंत्र का इस्तेमाल चुनाव आते आते बढ़ने लगता है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, कुशवाहा, ब्राह्मण, राजपूत वगैरह वगैरह अलग अलग समाज के हितों की चिंता करने की होड़ मच जाती है। बिहार में चुनाव नजदीक है, तो यहाँ भी ये होड़ शुरू हो गई है। इसी होड़ पर हम चर्चा शुरू करेंगे। पुराना जुमला है, बिहार को सियासत की प्रयोगशाला कहा जाता है और इसमें जाति उस एक रसायन का काम करती है जो सियासी दलों के लिए कभी रिएक्शन का काम कर जाती है तो कभी ऐसा रिएक्ट करती है कि किसी दल की पूरी प्रयोगशाला में ही आग लग जाती है। देखिए रिपोर्ट। 22% हमारी आबादी है। ठीक से जनगणना करा लो, ठीक से मतगणना करा लो, यही हम लोगों की बड़ी विजय होगी। ये बात बोलते हैं तो लोग कहता है कि जितन वाली जनसंख्या बढ़ाने की बात बोलता है। अब बताओ, हमारी जनसंख्या है, उसका नाम न लिखा है, अब दूसरा का पेट में बच्चा है उसका नाम लिखा जाए तो वो गलत नहीं करता है। बिहार के मुख्यमंत्री अपने समुदाय के भले की बातें कह रहे हैं, लेकिन इस बयान से उस हकीकत का भी खुलासा हो जाता है कि सत्ता थामने वाले दल बिहार में जाति की गोलबंदी में अपनी हिफाजत देखते हैं। इसकी तस्दीक ये तस्वीरें भी करती हैं। चुनावी फिजा के असर से पहले नेताओं के आवास के आसपास जातीय सम्मेलनों के दिखते पोस्टर्स। ये आवास मांझी के मंत्रियों के, इससे सरकारी दल की कैफियत का अंदाजा लग जाता है। जो लोग समाज में पिछड़े हुए हैं, समाज में बिहार, यूपी कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां जातिवादी अभी भी व्यवस्था है। जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उन पर तुरंत उंगली उठ जाता है और जातिवादी का आरोप लग जाता है। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो मनीवादी व्यवस्था में आस्था रखते हैं, उन लोगों पर कोई आंच नहीं उठाता है, जबकि अधिक वही लोग जातिवादी करते हैं, ये लोग कम करते हैं। जाहिर है बिहार की सियासत के डीएनए में जाति को पालना पोसना सिर्फ किसी एक दल की जिम्मेदारी नहीं। इन दिनों विरोधी पार्टी बनी बीजेपी में जातीय आयोजनों को तिलांजलि नहीं दी जाती, मगर दलील कुछ यूं दी जाती है। राष्ट्रवाद कुशवाहा समाज से थे, कुशवाहा के वो पूर्वज थे। कुशवाहा समाज अपने पूर्वजों को गौरव गाथा के इसके साथ याद करता है कि 9% कुशवाहा बिहार में राष्ट्रवादी सरकार बनाएगा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, और जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलने वाली यह घनानंदी सरकार है, इसका अंत होना होगा। और इसके लिए कुशवाहा समाज जब खड़ा होगा राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी और यह घनानंदी सरकार का अंत होगा। बिहार में जाति समीकरण के मसले पर जुबान और दिमाग का फर्क सबको दिखता है। गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज कोई नहीं करता। विश्लेषक इसे खतरा भी मानते हैं और मकसद साधने का जरिया भी। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की पुलवेल बनावट है। यहाँ तरह तरह के धर्म के मानने वाले लोग हैं, यहाँ तरह तरह से जातीय बंधनों में बटे हुए लोग, लेकिन चुनावी जो हमारी डेमोक्रेसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वन मैन वन वोट का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी वजह से हिंदुस्तान की जो है जो ये इस्टेब्लिशमेंट है वो शर्मा रही है। दरअसल ये बहस तो पुरानी ही है, लेकिन मुश्किल ये है कि जाति की सियासत नहीं करने का दावा खोखला साबित होता है और बिहार में सबका विकास नाराबंद सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। जी हां, दरअसल जाति की राजनीति लगातार बिहार में होती रही है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से विकास को अपना अपना एजेंडा बताते रहे तमाम पार्टी, तमाम दल, नीतीश कुमार भी विकास के मुद्दे पर ही विकास पुरुष कहलाते रहे, नरेंद्र मोदी भी विकास के मुद्दे को लेकर सामने आए, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से चुनाव की आहट आते ही जाति की बात होना,
ज़रूर उस एजेंडे को लेकर भ्रमजाल की ओर हमें इशारा करता है कि सिर्फ वो भ्रमजाल है क्या विकास की बातें। हमारे साथ बड़ी बहस में जो पैनल है, सबसे पहले आपका उनका परिचय करवा दें। प्रोफेसर एन के चौधरी साहब हैं, उषा विद्यार्थी जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं आप, डॉक्टर अजय आलोक जी जेडीयू के प्रवक्ता, प्रोफेसर अभिनंदन सुमन जी हैं और आरएलएसपी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल होगा, एन के चौधरी जी, आप लंबे अरसे से राजनीति, बिहार की राजनीति को करीब से देखते रहे हैं, समझते रहे हैं, महसूस किया है आपने बदलाव को। क्या बदलाव आप अभी देख पा रहे हैं? जो राजनीति 90 के दशक में होती रही, क्या वही राजनीति आज भी हो रही है, या फिर जिस तरह विकास की बातें की जाती रही हैं हाल के दिनों में, चाहे नीतीश कुमार हों, नरेंद्र मोदी हों, अलग अलग पार्टियां जो विकास का एजेंडा बताती हैं, तो क्या विकास का एजेंडा आप देख पा रहे हैं मौजूदा राजनीति में, या फिर जाति के इर्द गिर्द ही घूम रही है? देखिए, आपने जो कहा उसको मैं दो भाग में बांटना चाहूँगा। एक कि ओवर द पीरियड, समय अवधि, जो लंबी अवधि में राजनीति में जाति की उपयोगिता और जाति का प्रयोग किस तरह हुआ, और दूसरा क्या जो लोग विकास की बात करते हैं वो वास्तव में विकास की बात करते हैं या जात की राजनीति करते हैं। देखिए, यह अवश्य है कि जो सोशल इकोनॉमिक क्लास पॉलिटिकल पावर कंट्रोल करता था आज़ादी के बाद के 2-3 दशकों में, वह निश्चित रूप से समाज का वह ऊपरी हिस्सा था जो सामाजिक रूप से भी मोटे तौर से, और जो डोमिनेंट कास्ट थे उनके हाथ में सत्ता थी, और डोमिनेंट क्लास, आर्थिक रूप से क्लास वर्ड का उपयोग हो रहा है, उनके हाथ में थी। इसको चुनौती मिली, और इसकी चुनौती शुरू हो गई थी 67 में कर्पूरी ठाकुर का आने के साथ, और समाजवादी राजनीति उसका एक बड़ा कारण था। लेकिन 90 के दशक में यह पूरी तरह, शुरुआती दौर में आप देखेंगे दिक्कत थी, लेकिन पूरी तरह सत्ता हस्तांतरित हो गई इंटरमीडिएट कास्ट एंड क्लास के हाथ में, और ये सत्ता आज तक उनके कब्जे में है। आप 15 साल उधर का, 10 साल मोटे तौर से लीजिए, 25 साल है। मैं उसने शुरू में भी कहा था कि यह इतिहास का चक्र है, इसे रोका नहीं जा सकता है, और जो लोग इस भ्रम में हैं कि यह रुक जाएगा, वो गलत साबित होंगे। आज तो मांझी जी, मैं आ रहा हूं, मान ये बहुत सैद्धांतिक बात है। मांझी जी का उदय जिस तरह से हो रहा है, इसकी कल्पना मुझे थी। मैंने कहा था, मांझी का नाम लेके नहीं कहा था, क्यों सत्ता इंटरमीडिएट कास्ट तक ही सीमित हो, क्यों नहीं सत्ता नीचे जाए? ऊपर से जब सत्ता डिसेंड कर रही है ऊपरी क्लास से, तो इंटरमीडिएट में क्यों रुक जाए? और देखिए, वो प्रक्रिया जारी हो गई है। अब आइए दूसरे प्रश्न पर, क्योंकि और हमारे पैनलिस्ट को बोला होगा, फिर मुझे मौका मिलेगा बोलूंगा। विकास की राजनीति, जो 15 साल तक जिनका शासन था, माननीय लालू प्रसाद यादव, वो खुलकर कहते थे कि विकास उनका एजेंडा नहीं है। आप दिखा लीजिए दस्तावेज। उन्होंने साफ कहा था कि हमारा सोशल इंपावरमेंट है, सोशल जस्टिस का मुद्दा है, हमको विकास मेरा मुद्दा है ही नहीं, इसलिए उस पर इवैल्यूएट करना ही बेकार है। लेकिन जब नीतीश जी सत्ता में आए, तो विकास का मुद्दा ला करके आए, और उसका लाभ ये हुआ रणनीति कि दोनों ध्रुव के लोग जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में उनको सपोर्ट किया, आप देखिएगा ऊंची जात के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, और उनको मध्यम जात के और महादलित वगैरह दोनों ने सपोर्ट किया है उनको। उस वक्त मैं इस बात को कहता था, और आज फिर कहता हूं, कि नीतीश जी ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जिसका मतलब होता है जात और धर्म की राजनीति, जो 100% लालू जी के वक्त में थी, मेरी समझ यही बनती है, उसको उन्होंने 100% से घटाकर 75%, 80% कर दिया था। तो अगर 100% से जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, दोनों आइडेंटिटी पॉलिटिक्स घट के 75 और 80 होगी, तो भी बड़ा परिवर्तन लगता था, और उसका लाभ नीतीश जी को हुआ। उनको ऊंची जात के लोगों ने भी वोट दिया। लेकिन मौजूदा मैं कहूं, लेकिन उन्होंने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उस वक्त नहीं छोड़ी। जिन लोगों को भ्रम हुआ था, मैंने उस समय भी कहा था कि उनका कोर जाति है नीतीश जी का, और आज फिर से वो 75-80 से बढ़कर 100% की तरफ बढ़ रहे हैं।
100% शायद नहीं जाएं, विकास का नाम ले रहे हैं। हाँ। और मौजूदा स्थिति यह है कि नीतीश जी जिस जाति की राजनीति को, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को 100% लालू जी के वक्त से घटाकर 75 पर ले आए थे, 80 पर ले आए थे, फिर केवल जात की राजनीति करके, जात और धर्म के इर्द ठीक है। गिर्द पूरी राजनीति को समेट करके और फिर से उसी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर से उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अजय जी, ये मजबूरी है शायद क्या ये आपकी? सफल या साबित फिर हो, मैं नहीं विकास जानता। के एजेंडे पर भरोसा नहीं रहा आपको? नहीं, ऐसा है कि नवल जी के विश्लेषण से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं। अगर आपको याद होगा कि नीतीश कुमार, सबसे पहले अगर जातिवादी की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार को जातिवादी होने का कोई मतलब ही नहीं है। उनकी राजनीति कभी जात के इर्द गिर्द कभी घूमी ही नहीं, क्योंकि जिस जाति से स्वयं आते हैं उस जाति की रिप्रेजेंटेशन बिहार में 1.5-2% से ज़्यादा ही नहीं है। तो इसलिए जाति की बात तो नीतीश कुमार के आगे लगाना छोड़ दीजिए। हाँ, नीतीश कुमार ने एक काम जरूर किया बिहार में। नीतीश कुमार ने जाति को जमात में बदल दिया। ये आप अति पिछड़ा को आज जो 50% का आरक्षण देख रहे हैं, महिलाओं को एक वर्ग को आप राजनीति में आगे सक्रिय देख रहे हैं, एक महादलितों का एक वर्ग बना जो कि पहले सिर्फ दलित में आता है, एक महादलितों का वर्ग बना के जिसमें 21 जातियां जुटी हुई हैं, वो एक वर्ग आगे बढ़ा। तो नीतीश जी ने तमाम छोटी छोटी जातियों को समूह में बांध के एक जमात कर दिया, वो जमात आगे बढ़ी। और हमारा नया नारा बड़ा साफ और सुथरा क्लियर नारा था कि सामाजिक विकास के साथ न्याय। यही हमारा नारा 2005 से शुरू हुआ और आज इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के साथ किन मुद्दों पर आप अलग मैं बता रहा हूं, और इसी नारे के साथ बिहार का विकास हुआ है। तो हमारा बड़ा क्लियर विजन है। हम विकास की बात करते हैं, लेकिन हम विकास, कुछ लोगों के विकास की बात नहीं करते हैं। हम सर्वदा विकास की बात करते हैं, जाति की राजनीति, सामाजिक विकास की बात करते हैं, जिसमें सारे समाज के लोग हों। और यही जात की बात आप जो कह रहे हैं, आपने मांझी जी का भी, हमारे मुख्यमंत्री जी का दिखाया, जिसमें वो कह रहे हैं 22%, 23%। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनका एक बड़ा फेमस किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पहला नारा उन्होंने ये लिखा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा उन्होंने दिया था क्योंकि उस वक्त उनके नेहरू जी से डिफरेंसेस थे, पूना पैक्ट में तमाम तरह से गांधी जी से डिफरेंसेस हुए। वो हमेशा चाहते थे, जैसे नवल जी ने भी कहा कि अभी सत्ता इंटरमीडिएट में रुक गई है, ठीक है, नीचे जाना चाहिए। आप बात कीजिए। मैं बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग तो ये काम जमीन पे कर रहे हैं। इर्द गिर्द राजनीति को आप रखने की बात भी करते हैं और जाति के इर्द गिर्द जाति के इर्द गिर्द नहीं। आप किसकी विकास करेंगे? आप किसका विकास करेंगे? आपको चिन्हित करना पड़ेगा। उन लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जिनके विकास जिनके द्वार पे नहीं पहुंचा हो, जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पे हो। और जब आप उनको चिन्हित कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि जब आप उनको चिन्हित कीजिएगा तो उनकी जाति भी चिन्हित होगी। और जाति सच। बीजेपी के साथ किन मुद्दों पर अलग हुए थे आप? जी, बीजेपी के साथ किन मुद्दों पर अलग? बीजेपी के साथ हमारा मुद्दा बड़ा क्लियर था। बीजेपी के साथ जिन मुद्दों पे हमारा समझौता था, जिसमें राम मंदिर था, जिसमें विवादित नेतृत्व था, जिसमें आर्टिकल 370 था, और सबसे बड़ा कि कौन सा चेहरा इनको लीड करेगा, जिसमें सामंजस्य की कोशिश। तो आपको डर था कि मुस्लिम वोट आपसे अलग हो जाएंगे? मुस्लिम वोट की बात ही नहीं है। ये तो इन लोगों को हल्ला फैलाया हुआ कि मुस्लिम वोट हमारे से अलग हो जाएंगे। हमको लोकसभा में मुस्लिम वोट मिला कहां? लेकिन आज भी हम अपने उस सिद्धांत पे तो कायम है। अगर आपकी बात सही होता तो हमें, अगर आपकी बात सही हो तो हमें तो वापस बीजेपी के साथ चले जाना चाहिए। सुमित जी, अगर आपकी बात, सुमित जी, अगर आपकी बात सही है तो हमें तो वापस बीजेपी के साथ फिर चले जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? लेकिन हम सिद्धांत के लिए अलग हुए थे, आज उसी सिद्धांत पे हम साथ में हैं और उसी सिद्धांत पे हम अडिग हैं। ठीक है, आलोक जी को एक रिजॉइंडर देने दीजिए, बहुत शॉर्ट। इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशंस किया है कि नीतीश जी जातिवादी इस आधार पर नहीं है कि उनकी जाति का परसेंटेज कम है। मैं मानता हूं कि आप अपनी जात के तरफ भी जातिवादी राजनीति कर सकते हैं। वीपी सिंह राजपूत थे, लेकिन वो जातिवादी राजनीति, मंडल राजनीति जो जात पर आधारित थी, उसके प्रणेता माने जाते हैं। दूसरी बात मुझे बोलने दीजिए, मुझे कहने दीजिए। और दूसरा, अगर एक जात की बात करना जातिवादी है और 5 जात का मिला के जातिवादी नहीं है, तो क्या सारी ऊंची जाति भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण मिल जाएं और राजनीति करें इस आधार पर, तो उनको जातिवादी हम नहीं कहेंगे सिर्फ इसलिए कि एक जात की बात नहीं करते? कौन सा डेफिनेशन जातिवाद का हम ला रहे हैं? बिल्कुल, जाति का उपयोग करना जातिवादी राजनीति है। आपको किसने कहा है? नीतीश जी जातिवादी राजनीति के प्रणेता हैं। सच्चाई ये भी है कि आप अपना धर्म बदल सकते हैं, अपनी जाति नहीं बदल सकते। तो इसका क्या बार-बार इस्तेमाल करने के लिए व्यवहारिकता खत्म नहीं होती है। जाति एक सच्चाई है जिसको मानना पड़ेगा। और जो जाति के द्वार पे अगर डेवलपमेंट विकास, यही बात मैं कह रहा हूं सर कि सच्चाई अगर है, आप अगर मान रहे हैं,
अगर आप मान रहे हैं सच्चाई है और आपको भी ये कहना पड़ा है कि मजबूरी है हमारी, मजबूरी नहीं जाति है, के इर्द गिर्द ही कोई राजनीति मजबूरी नहीं है। हम उन तो पे मत कीजिए विकास की बातें। क्यों नहीं चिन्हित करें जिनके पास विकास नहीं पहुंचा? क्या इसके लिए कहना जरूरी है? इसके लिए बड़ा बड़ा बैनर बताना जरूरी है कि देखिए कुशवाहा समाज के हैं ये कहते हैं कि और मेरे ये समाज हम के ब्राह्मण लोग, समाज के हैं। अगर मांझी जी ये कहते हैं, माननीय शरद यादव जी भी कहते हैं कि मुसहर जाति के लोग गाय भैंस के बगल में सोते थे, तो क्या हमारा काम सत्ता में बैठ के नहीं है कि ऐसे लोगों को हम समाज में आगे बढ़ाएं? क्या हम ऐसे, हमारा क्या ये विकास का काम बिना कहे नहीं हो सकता? एक सरकार का दायित्व नहीं क्या ये बनता है? विकास का काम बिना कहे क्या नहीं हो सकता? महादलितों के बच्चों को पढ़ाने का दायित्व सरकार का नहीं बनता है? मैं कहता हूं, क्या अति पिछड़ों को आरक्षण देना सरकार आप का कीजिए, दायित्व आप नहीं कीजिए, बनता है? लेकिन क्या और अगर आप ये काम करेंगे तो आप जातिवादी उनको कहेंगे? क्या ये विकास का अगर काम ये सरकार बिना कहे नहीं हो सकता है? सवर्ण आयोग बनाती है, अगर ये सरकार सवर्ण आयोग बनाती है तो क्या इस सरकार ये भी जातिवादी एक्सपेरिमेंट है। अरे भैया, तो जितने समाज में लोग हैं वो किसी न किसी जात में हैं। ये आयोग की क्या जितने समाज में लोग हैं किसी न किसी जाति में हैं। उषा जी, मैं आपके पास बीजेपी पर भी सवाल उठता रहा है। बीजेपी भी आज भी विकास की बातें करते हैं, लेकिन बीजेपी भी आज कुशवाहा समाज, ब्राह्मण समाज, अलग अलग समाज का सम्मेलन में बीजेपी का भी अब योगदान दिखने लगा है। लोकसभा चुनाव में भी आप रामविलास पासवान के साथ आए, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ गठबंधन किया। जाहिर तौर पर राजनीति आप भी जाति की करती रही हैं और अभी भी फिर से वही कर रही हैं। विकास की बातें फिर क्यों? विकास या फिर विकास के एजेंडे पर भरोसा नहीं? सर्वधर्म सद्भाव की बात सदा करती रही है और करती दिख भी रही है। अभी हम एक बात कहना चाहते हैं कि जैसा कि अभी चौधरी जी कह रहे थे, आलोक जी कह रहे थे कि जातिवाद, आखिर ये जयप्रकाश जी का आंदोलन एकाधिकार और जातिवाद का जो सिलसिला चल रहा था उस समय, नेहरू परिवार का, इंदिरा जी का, राजीव जी का, इसके खिलाफ ही हुआ था। और समाजवादी आंदोलन एक लोहिया जी का, नरेंद्र देव जी का, ये शुरू हुआ था। हम कहाँ, अब वो तो जातिवाद भी और परिवारवाद भी नहीं, मौजूदा वक्त की बताइए। मौजूदा वक्त में आप भी जाति की राजनीति कर रहे हैं ना? मैं तो कह रही हूँ कि जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, लेकिन जो लोग इतना सफाई दे रहे हैं आलोक जी कि जातिवाद नहीं करते, मैं सवाल पूछने के लिए, कि ये परिवारवाद में उलझ गए हैं। मैं सवाल पूछने के लिए, मैं पीएम मोदी के भाषण का एक अंश, पीएम मोदी, मैं परिवार का बेटा प्रधानमंत्री अब जातिवाद, वो जातिवाद नहीं था। मैं पीएम मोदी के भाषण का एक अंश आपको बताना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव के दौरान मैं नहीं, देखिए नहीं, जातिवाद से भी मैम, आपने कहा कि जाति की राजनीति आप नहीं कर रही हैं, जाति का चर्चा आप करती हैं, आपकी पार्टी करती है, पीएम मोदी करते हैं। कहा था कि पिछली सभा में, मैं उस लाइन को मैं लेकर आ रहा हूं, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव को यादव संबोधित करते हुए कि दोनों उस कांग्रेस पार्टी के साथ हैं जिसकी सरकार पशुओं के मांस के फैलते कारोबार को अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है। ये तो पशुधन को समाप्त करने की कोशिश है, जबकि यदुवंशियों के सिरमौर श्री कृष्ण गोपालक जमात से आते थे। ये यादव समुदाय को आप अपनी तरफ लाने की कोशिश करती हैं इस तरह की बातें करके। मजबूरी है, बिहार आते आते, ठीक है, हो सकता है आप गुजरात में कर रही हो विकास की बातें, लेकिन बिहार में आते आते आपका भी एजेंडा बदल जाता है। नहीं, हमारा एजेंडा नहीं बदला। बिहार के लोगों को उनके वंशजों के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। जानते हैं कि जहां हम उन्होंने बताने की कोशिश की है, ये नहीं कहा है कि आप इस जाति के हैं इसलिए मुझे इस जाति का ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना। उनको बताने, कोई भी बता सकता है कि आपके वंशज कहाँ थे और आपको कोई नेता है, देखिए नेता है, आपने कहा लवकुश की बातें अगर उन्होंने की तो सुशील मोदी जी कर रहे थे, आपने भी के पास लवकुश नहीं है, आपने भी अश्वमेध के घोड़े का जिक्र किया। सुन तो लीजिए आपकी तरफ से भी सुमित जी जरा सुन लीजिए। अभी उन्होंने कहा था कि उनके पास नीतीश जी जातिवाद कैसे करें, क्योंकि जिस जाति से आते हैं उनकी संख्या बहुत कम है और यही लोग उसका सहारा बनाया उन्होंने। बढ़ाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। सबकी जात सियासत का विकास, यही नारा फिर से लगने लगा है, यही कुछ मंत्र फिर से पढ़ने लगे हैं सियासतदान। चुनाव नजदीक है तो
लेकिन फिर विकास की बातें क्यों, विकास का एजेंडा क्यों? हिंदुस्तानी राजनीति में जो बातें कही जा रही है, किसी भी सदी में ले जाने की बात हो रही है, फिर क्या ये झांसा है सिर्फ? अभियानंद जी, मैं आपके पास भी आना चाहूँगा। आप भी जाति की राजनीति जाहिर तौर पर कुशवाहा समाज को लेकर आप आगे बढ़ते रहे हैं, उनकी बातें करते रहे हैं, वोट को लेकर भी वही बातें होती रही हैं, तो क्या बिहार में एक बार फिर से वही बातें होगी और बिहार की सियासत का डीएनए यही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जवाब देता हूँ। आलोक जी बोल रहे थे 1994 में कुर्मी चेतना महारैली सतीश कुमार जी ने किया था और उसका लाभ जो है नीतीश कुमार जी लेने का काम किया। उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार जी दोनों साथ थे और नीतीश कुमार जी अपने ऊपर अक्सरहा प्रयोग करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि जाति का छिट्टा मेरे बदन पर नहीं पड़े, लेकिन स्पष्ट हो गया था कि उस महाचेतना रैली का सर्वे सर्वा सतीश कुमार जी थे और लालू जी के कहने पर गांधी मैदान में जाकर के ऐसा ऐलान किया कि मेरे समाज को, अगर राज्य का सरकार हो या केंद्र का सरकार हो, मेरे समाज को अनदेखी किए बिना वो चल नहीं सकता है। तो जाति की तो उत्पत्ति नीतीश कुमार जी माने सभी अवसरों पर करते रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जाति की राजनीति, और खास करके आज मैं बताता हूं, अगर जाति की राजनीति अगर नहीं करिए होते तो ये जो आदरणीय जीताराम मांझी जिस सभा में आए थे, उस सभा में नीतीश कुमार जी को भी उन्होंने कॉल किया था। और एक चीज जो बिहार में अभी जो सिलसिला चल रहा है, आजादी के बाद से भी आदरणीय चौधरी साहब, नवल किशोर चौधरी साहब कह रहे थे, अगर बहुत बढ़िया से देखिएगा तो उसकी रफ्तार बढ़ी है। निश्चित तौर पर लोग जो इन्होंने कहा कि जब अपर क्लास के लोगों में सत्ता सीमित था, फिर मिडिल क्लास के लोगों में सत्ता हस्तांतरित हुआ, तो फिर नीचे तबके के लोगों में सत्ता हस्तांतरित होने की आवश्यकता है। तो बिना जात की राजनीति बिहार में संभव नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि आज आप जो भी कर रहे हैं। नहीं, हम कर नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई नहीं बोलते हैं कि हम जाति के बिना राजनीति कर रहे हैं तो 100% गलत बोलते हैं। मैं पार्टी की बात नहीं करता हूं। मतलब आप भी यानी झूठ बोलना है तो चैनल पर आकर के झूठ बोले, इसमें क्या अंतर पड़ता है? जाति की राजनीति यानी आप भी कर रहे हैं। जाति की राजनीति का जो ऐसे बिहार में जो ऐसे राजनीति तो फिर मेरा सवाल है कि फिर विकास का इतना बड़ा एजेंडा लेकर मैं तो वही कह रहा हूं ना कि नीतीश जी विकास का एजेंडा लेकर के, सुनिए नीतीश जी, एक मिनट, नीतीश जी विकास का एजेंडा लेके चले होते तो फिर जो ऐसे नीतीश जी ने इस्तीफा दिया और फिर जो ऐसे खास करके महादलित के जीताराम मांझी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। और जीताराम मांझी के जो जितने मांझी समाज के लोग हैं, या आज जो जीताराम मांझी कह रहे हैं कि मैं महादलित का नेता हूं, तो हमारे उनके वह महादलित का जो खास करके जो मुसहर जाति के, भुइयां जाति के लोग उस सभा में आए थे आज से 2 दिन पहले, खास करके अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर, तो उस दिन तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट बता दिया कि हम मैंने जाति के राजनीति के बिना हम चल नहीं सकते हैं। तो फिर राजनीति के तो संभव है, सभी पार्टी के लोग जाति का राजनीति कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, सभी लोग कर रहे हैं। और लोग कर रहे हैं, मतलब आप भी हमारे पार्टी के लोग जाति का कैसे राजनीति कर रहे हैं? हमारे पार्टी के लोग भी ये कहिए कि मैं 100% नहीं कर रहा हूं, अदर लोग 100% कर रहे हैं, मैं कम कर रहा हूं। मैं कहां कोई जाति का संगठन बनाया हुआ? 99% मेरी पार्टी नहीं, मेरी पार्टी कहां कोई जाति का संगठन बनाया हुआ है? हम आकर के चैनल पर खड़े झूठ बोले, यही मेरा काम है। आपने खुद कहा कि सभी पार्टियां कर रही हैं, तो सभी पार्टियां में आप भी हैं ना। जाति की राजनीति की परिकल्पना, जाति के माने बिना राजनीति की कल्पना बिहार में असंभव है। तो फिर विकास की बातें क्यों? मेरा सवाल विकास की बात तो होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं कि विकास का एक बड़ा सा एजेंडा, विकास विकास विकास, जाति धर्म की बातें नहीं, अगर जाति की राजनीति अगर बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं किए होते तो लालू जी के साथ गठबंधन में क्यों चले गए? जो ऐसे इनको बहुत सारे सवाल, अजय जी, बहुत सारे सवाल। सुमित जी इसी से जुड़ा हुआ, आलोक जी का भी जवाब है। एक और सवाल उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी जात की राजनीति, जब उनकी समता पार्टी का जब शुरुआत ही हुआ, जिसमें लौ कुश, जिसमें कुशवाहा, कुर्मी सबको मिला करके समाज में एक मैसेज दिए कि ये हम लौ कुश, लव कौन थे? लौ और कुश, जो कुर्मी और कुशवाहा समाज के लोगों को उन्होंने उसी समय आज से 2 महीना पहले नीतीश कुमार ने सभी कुशवाहा समाज को अपने डेरा पर बुला करके पूरे बिहार से दिग्भ्रमित करके और पूरे गांधी मैदान में उन्होंने ये किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया और ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व उन्होंने दिखाया ताकि
आपकी तरफ से भी होता है, गोलबंदी आप भी करते हैं। स्पष्ट कर रहा हूँ कि जाति के बिना बिहार में राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं स्पष्टवादी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं चैनल पे आकर के कुछ बोलूंगा, बाहर कुछ करूंगा, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि यानी आप भी कर रहे हैं। नहीं, सब लोग कर रहे हैं तो मैं कहाँ उसे छूता रहूंगा? सब लोग कर रहे हैं तो मैं उसे कहाँ छूता रहूंगा? लेकिन विकास की राजनीति भी मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। विकास की राजनीति भी हो रही है, जाति की राजनीति भी और विकास की राजनीति में हूँ। बीजेपी भी कर रही है आपके साथ, बीजेपी नहीं, ये तो बीजेपी की बात तो प्रवक्ता बैठी हुए हैं, ये बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन बिना जाति एवं विकास का, जाति के बिना विकास का कल्पना ही करना संभव है। ठीक है, अच्छा देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात पात में विश्वास नहीं रखी और आज भी हम करें, जिसका परिणाम यह हुआ है कि अभी हम बात कर रहे थे नीतीश जी की, फिर लालू जी की दशक की बात कर रहे थे, जिसमें 90 के दशक में इतना लहर जातिवाद का हुआ। उसके बाद ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जब गठबंधन हुआ तो कुछ थोड़ा ठीक होगा, लेकिन अति पिछड़ा में, एक सेकेंड, पिछड़ा में अति पिछड़ा किसने किया? नीतीश की सरकार ने किया। दलित में महादलित किसने किया? नीतीश जी ने किया। इसको बांटा, मतलब इतने जगह जगह पर तोड़ दिया, इसको वही नहीं, तोड़ करके एकदम बिखरा दिया। और लालू जी से भी ज्यादा खराब करने का काम नीतीश जी नहीं होती। एक मिनट, तो नीतीश कुमार जी लालू से अलग नहीं होते। नहीं, जवाब आपने तो कह दिया कि जाति की राजनीति के बिना कोई अब मैं यह बता रही हूँ, एक नया, तो फिर जेडीयू पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? सुमित जी, मत उठाइए, वो भी जाति की राजनीति कर रहे हैं। जेडीयू तो लगातार वहीं से एक गलत ना बोलते हैं, एक कहते हैं कि मैं राजनीति करता हूँ, विकास की राजनीति करता हूँ। अब मैंने इनका इतिहास नीतीश कुमार का मैंने रख दिया। चलिए बताइए अजय जी। एक मिनट सुमित जी, पहले इसको पूरा कर ले दीजिए। इसी प्रकार से बिहार की जो युवा वर्ग है, अब इसका समाप्त जातिवादी का, अब तो परिवारवाद की बात हम आपको कह रहे थे कि परिवारवाद भी हावी हो रहा है। आपसे भी जवाब नहीं मिला। नहीं, हम जवाब दे रहे हैं। अभी मैं जवाब दे रही हूँ कि इस प्रकार से ये सबका समाप्ति का दौर आ गया है। नरेंद्र मोदी, आपसे भी जवाब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, पहले सुन लीजिए मेरी बात, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो युवा वर्ग है, वही वर्ग आगे आया है जो जातिवाद को समाप्त करेगा और जातिवाद और जात और धर्म को छोड़कर केवल विकास की बात करेगा, अपने भविष्य की बात करेगा, बिहार में बिहार के भाग्य का परिवर्तन की बात करेगा। उन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही नेता बात नहीं करते हैं ना। बिल्कुल, युवा अगर बात करना चाह रहा है, लेकिन नेताओं को लग रहा है कि जाति के इर्द-गिर्द की राजनीति हो रही है। वही तो उनके पाप का प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। कहीं जाते हैं तो कहते हैं पिछड़ा का मैं बेटा हूँ। तो ये अब नहीं जनता पहचानेगी ना, यूथ अब इसको नहीं। यानी पीएम मोदी जी भी गलत बोल रहे हैं। उनको लोगों ने वोट दिया है, विकास के मुद्दा पर दिया है, तो विकास पसंद तो लोग देश में है ही, इसमें कहीं मैंने ठीक है, लेकिन ये सब दौर खत्म होगा। मेरा सवाल वही है कि जनता का मिजाज बदल रहा है, लेकिन आप लोगों का मिजाज नहीं बदल पा रहा है। हम लोग का भी मिजाज बदल रहा है, लेकिन विकास जो ऐसे जरूरी है, लेकिन जो जातिवाद खास करके बिहार पर आप चर्चा कर रहे हैं, तो बिना जातिवादी गोलबंदी के संभव नहीं है। ठीक है अजय जी, बिना रुके हुए 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। 1 मिनट में ही इतने सारे सवालों बिल्कुल 1 मिनट में, 1 मिनट बस इन लोग से आग्रह है कि बीच में टोके नहीं, सुन ले, सुनने का धैर्य रखें। सुनेंगे कि 1 मिनट में क्या सफाई देते हैं। हिपोक्रेसी और ऑनेस्टी में बड़ा छोटा सा लाइन होता है, बड़ी छोटी सी लाइन होती है। हमने 2010 के चुनाव में जीत के और एक मैंडेट लाके दिखाया कि बिहार में जाति की धाराएं टूटी हैं, लोगों ने विकास के नाम पे नीतीश कुमार के नेतृत्व को फिर से समर्थन दिया। एक बात नंबर 2, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बांट दिया, पिछड़ों को अति पिछड़ों में, दलितों को महादलितों में। तो मुझे ये नहीं समझ में नहीं आता है, नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार जी का अनुसरण कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कहे मैं अति पिछड़ा का बेटा, ये भाजपा ब्राह्मण और बनियों की पार्टी, और कोई मानता नहीं था कि एक अति पिछड़ा का बेटा इसका नेतृत्व करेगा। मुजफ्फरपुर का भाषण आपके पास लाइव होगा, तो आप ये बताइए। हाँ, आप उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल। अब ये बताइए मुझे, अति पिछड़ों का समूह 52 जातियों का एक समूह था, छोटे छोटे जगह पे, जिसको कभी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। हमने अति पिछड़ा समूह बना के उन तमाम 52 जातियों को एक में कर दिया, और उस जाति का आदमी आज मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद बन रहा है, तो इनके छाती पे सांप क्यों लौट रहा है? जवाब दे मुझे। क्या ये अति पिछड़ा विरोधी है ये लोग? मैंने बोला 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, मैंने बोला 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, बीच में रोकिए मत। 1 मिनट आप अपनी बात कहिएगा, मुझे 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। क्या आप अति पिछड़ा विरोधी हैं?
महादलितों को 21 जातियों को समूह बना के हमने महादलित कर दिया, उनको तमाम तरह की सुविधा दी, तो आज महादलितों के नाम पे कह रहे हैं कि हम बांट रहे हैं। क्या ये महादलित विरोधी है? जवाब ये दीजिए। वही राजनीति वो नहीं है। हमने जातियों को, हमने सुमित जी जातियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखा है। हमने जातियों को एक अलग अलग कर दिया है। अरे आप बोलिएगा, मैं एक मिनट खत्म कर लेने, आप बोलिएगा, आपस में शादी ब्याह करें, वोट की राजनीति आप मुझे ये बताइए, आधार पर वोट की राजनीति हम सभा में उन्होंने बात करने का काम किया है। इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम जातियों को अगर एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि तमाम जातियों को एकजुट करके एक जमात अगर बना देते हैं, उस जमात के लिए अगर सरकार काम करती है तो क्या वो गलत है? महादलितों के लिए काम करना क्या गलत है? अति पिछड़ों के लिए जो 52 जातियों का समूह है उसके लिए काम करना, उसको आरक्षण देना पंचायती राज में क्या गलत है? तो नीतीश कुमार ने अगर ये काम गलत किया है तो नीतीश कुमार जातिवादी हैं, रहने दीजिए उनको जातिवादी। लेकिन इतने लोगों का विकास नीतीश कुमार प्रतिबद्ध हैं, करेंगे। जनता दल यू प्रतिबद्ध है। इसके लिए आप हमें जातिवादी कहिए चाहे जमातवादी कहिए, हमें काफी कोई चिंता नहीं। चौधरी साहब, मैं चाहूंगा कि ये जो अलग दृष्टिकोण, ये अलग दृष्टिकोण क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अजय जी, दृष्टिकोण, आप जाति की बात भी कर रहे हैं, उसे एक अलग दृष्टिकोण के जरिए कहने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। मैं समझना चाहूंगा, हमने तो करके दिखाया विकास ना। आप इसको किसी भी पैरामीटर्स पे मैं चैलेंज कर दीजिए कि विकास नहीं किया हमने। चौधरी साहब, अभी भाजपा के विकास को अपना विकास मत बताइए। भाजपा के विकास को अपना विकास अभी तो दिखाई पड़ रहा है। देखिए, अभी एक फॉर्मुलेशन आया, स्टेटमेंट आया कि हिपोक्रेसी एंड ऑनेस्टी में बहुत मामूली फर्क है। मैं कहना चाहूँगा बहुत फर्क है, और जनता जानती है हिपोक्रेसी क्या है, ऑनेस्टी क्या है। जनता आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर विश्वास करने लायक नहीं करती कि वह जाति की राजनीति नहीं करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ पार्टियां जाति का 100% यूज़ करती है, कुछ कम करती हैं, कुछ उससे कम करती हैं, और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो धर्म का प्रयोग करती हैं। देखिए, बीजेपी कहे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, यह असत्य ही नहीं है, बहुत बड़ा असत्य है। धर्म एक आधार है। अब इसका यह मतलब नहीं अच्छा है बुरा है, उस पर अलग से बात कीजिए, लेकिन धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है। जितनी सोशलिस्ट पार्टीज हैं, जो सोशलिस्ट धरा, समाजवादी धरा के लोग हैं, वो कहें हिंदुत्व तो मतलब धर्म होता है सर। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, तो धर्म की बात आते हैं। इस मुद्दे पर भी आएंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा सर, मजबूरी है मेरी, मैं ब्रेक लूंगा। मैं इस पर भी, धर्म, जाति और धर्म भी जरूरी है, इस पर भी चर्चा, लेकिन जरूरी है कि विकास के मुद्दे पर अगर आप हैं तो विकास के मुद्दे पर ही रहिए, फिर जाति और धर्म के जरिए वोटरों को बांटने की कोशिश न करें। जी हाँ, सबकी जात सियासत का विकास, कुछ यही होने लगा है। विकास के इर्द गिर्द राजनीति करने के तमाम दावे अब दावे ही साबित हो रहे हैं, जमीन पर कुछ और नजर आने लगा है, गोलबंदी होने लगी है, सम्मेलन होने लगे हैं। जी प्रोफेसर साहब, मैं चाहूंगा आप अपना जवाब पूरा करना चाहूँगा। जी, जैसे मैं कह रहा था कि अगर बीजेपी कहे कि वो धर्म की राजनीति नहीं करती है या धर्म आधारित राजनीति नहीं करती है, तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सेक्शन समाज का इसको, अब ये अलग बात है कि धर्म की राजनीति, किस धर्म की राजनीति होनी चाहिए, वो एक अलग प्रश्न है। धर्म का उपयोग कर रहे हैं, वो धर्म संस्कृति की राजनीति वो कर रहे हैं, वो आधार है। ठीक उसी तरह समाजवादी आंदोलन का हिस्सा रहे या उस परंपरा के में बनी पार्टियां कहें कि जात का उपयोग वो नहीं करती हैं, ये बड़ा सत्य होगा। सच कहिए, उनके आइडियोलॉजिकल थॉट में जात इनहेरेंट। आप लोहिया के ये शिष्य कहलाते हैं। जाति उनकी सोच का आधार है, रणनीति का आधार है, पॉलिटिक्स का आधार है, और इसका भरपूर उपयोग इन पार्टियों ने किया है, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा। जहाँ तक बिहार का संदर्भ है, मैं मानता हूँ कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने इस राजनीति, जिसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं, पहचान की राजनीति, या पहचान की राजनीति केवल जात की नहीं होती, धर्म की होती है, एथनिसिटी की होती है, ये कई इस तरह का, ये जो पुराना समाज में जो सोशल कैटेगरीज है, सोशल आइडेंटिटी की राजनीति होती है,
इसका 100% उपयोग किया। MY समीकरण का नारा हम इतना जल्दी कैसे भूल जाए? क्या था वो? M मुस्लिम, Y यादव। नहीं, लेकिन पहले बातें होती थी कि हाँ हम जाति की राजनीति कर रहे हैं। इसको स्वीकारना चाहिए। अच्छा है, बाद में। और अब नीतीश जी की बात मैं करता हूँ। नीतीश जी जैसा सुन ही रहे हैं सतीश जी का, और ये नीतीश जी अपने पिछले वर्षों में आप देखेंगे कास्ट कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस किए हैं। ऐसे ऐसे नेताओं के पास गए हैं जो जात के प्रतिनिधि थी, जेल में जाके मिले हैं। ऐसे लोग जिन पर बलात्कार का उपयोग है, जो धर्म से जुड़े लोगों से मिले हैं। कौन कौन नाम बता सकते हैं सर? अरे आप आनंद मोहन जी के परिवार से मिल लेंगे, क्यों गए? आप किशनगंज में वो जो पहले आरजेडी में थे आजकल कहाँ हैं, ऐसे लोगों से मिल लेंगे। और महादलित आपने बनाया, दलित सबसे पहले तो लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, तो सबसे पहले तो दुलारचंद यादव जो तार तर के खास करके मोकामा के आतंकी थे, उनसे जाकर के उन्होंने, अब मैं खत्म करूं तो ये कहें, लेकिन नीतीश जी ने उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को डाइल्यूट किया था, थोड़ा सा उसमें उसको कमजोर और वो रणनीति के तरह का था। उसके पीछे उद्देश्य था कि उनकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो इंटरमीडिएट कास्ट की राजनीति थी, दलित की भी नहीं थी, इंटरमीडिएट कास्ट की थी, उस पॉलिटिक्स में जोड़ने की कोशिश की ऊंची जातियों को। तो और इसीलिए विकास अभी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की? अब उनकी मजबूरी है, वो एजेंडा इनके हाथ से नरेंद्र मोदी ने छीन लिया। अब इनके पास वो एजेंडा शायद नहीं रहा। और दूसरी बात, उनका वो जो विकास का कमजोर हुआ शुरुआती दौर में, देखिएगा कि विकास वास्तव में बिहार में हुआ, मैं जवाब लेता हूं, और इनिशियल प्रोग्रेस हुआ। और जब वो कमजोर होने लगा, एक तो उनका कमजोर हो गया एजेंडा, दूसरा है कि दूसरे ने छीनने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में उनको लगा जब इरेलेवेंट हो रहे हैं, अब एकदम लोग उनको ये नहीं कर रहा है, तो फिर से वो अपने को रिवाइव करने के लिए वो जो प्राइम मॉडल, यही बात है, विकास का एजेंडा आपसे छिन गया और उसी को मोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इनके सामने अब परफॉर्मेंस विकास के मुद्दे पर कम है, लॉ एंड ऑर्डर पर परफॉर्मेंस कमजोर हो चुका है। लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये वास्तव में विकास कर रहे हैं या वास्तव में ये लॉ एंड ऑर्डर। क्यों आपको बात करनी पड़ती है महादलित की? क्यों आपको बात करनी पड़ती है दलित की? क्यों आपको बात करनी पड़ती है पिछड़ों अति पिछड़ों की? क्यों आप नहीं कह सकते हैं कि देखिए साहब, हमने सड़कें बनाई, हमने लॉ एंड ऑर्डर बनाया? इन मुद्दों को क्यों नहीं आप उछाल रहे हैं अब? सुमित जी, मजेदार बात तो ये है कि इस पूरे डिबेट में, चाहे वो नवल जी हो, चाहे कोई हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के ही मित्र हों, जब विकास की बात आती है तो मानते सब कुछ है कि बिहार में विकास हुआ है। बीजेपी कहती है कि हाँ भाजपा साथ में थी तब विकास हुआ। नवल जी कहते हैं कि शुरुआती दिनों में बहुत विकास हुआ, लेकिन अब कुंड कमजोर हो गई है। खैर एनीवे, मैं उससे नहीं मानता हूं। तो कहीं ना कहीं एक सहमति तो है कि बिहार में विकास हुआ है, और उसके लिए मुझे न बहस करने की जरूरत है, ना आपसे वाद विवाद में पड़ने की जरूरत है। बिहार के किसी भी गांव में जाके जब चले जाइए, आप पूछ लिए काम किया है नीतीश कुमार के यहाँ नहीं, और आपको जनता खुद ब खुद जवाब दे देगी। जहां तक रही नीतीश कुमार की विश्वसनीयता की, तो मैं आज ये बहुत दावे के साथ कहता हूं, जो उन्होंने कहा कि विकास का एजेंडा नरेंद्र मोदी ने छीन लिया। विकास ऐसा चीज है कि किसी एक आदमी की जागीर बन के नहीं रहती है। मोदी जी ने गुजरात में अच्छा काम किया, सबको इनकी तारीफ करते हैं। आज प्रधानमंत्री के रूप में हम चाहेंगे कि और अच्छा काम करें, बिहार के लिए भी अच्छा काम करें। तो नरेंद्र मोदी छीन कैसे सकते हैं? नीतीश कुमार ने भी अपने बिहार में काम करके दिखाया है 10 साल। गुजरात में अच्छा काम किया अजय जी, गुजरात में अच्छा काम, इसमें कहां शक है? नीतीश कुमार लेकिन मैं यही कहता हूं, देखिए मैं ये कहता हूं, फर्क क्या था? गुजरात को एक डेवलप्ड स्टेट नरेंद्र मोदी को मिला, नरेंद्र मोदी ने उसे और ऊंचाइयों पे ले गए। नीतीश कुमार को बिहार अंडर डेवलप्ड माइनस कुमार की बातों से आप यानी नीतीश कुमार बहुत गलत है, माइनस नहीं था। बिहार जो मिला माइनस में था, इसमें कहीं डाउट नहीं। बिहार जो मिला नीतीश कुमार को माइनस में, यानी माइनस में लालू प्रसाद यादव ने दिया, जिसके साथ हैं आप। अपने बहस में कहता हूं, मैं लालू जी के साथ में कहता हूं, सुमित जी एक मिनट सुन लीजिए कि वो मास्टर कौन मास्टर अच्छा आप खुद तय कीजिए। एक छात्र को जिसको 60% मार्क्स आ रहे हैं, वो मास्टर उससे 80% करवा लेता है, ये वो अच्छा है? या वो मास्टर अच्छा है कि एक बच्चा जो फेल कर रहा हो, वो फेलियर बच्चे से 60% ले आए? आपको जवाब खुद मिल जाएगा कि नीतीश कुमार और मोदी जी में क्या अंतर है। फिर मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए, और दो आदमी के विकास की तुलना ना करें। विकास जितने लोग करेंगे, प्रदेश का उतना ही भला होगा। विकास किसी व्यक्ति की कसौटी पे मत करो। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको अगर माइनस में मिला, तो माइनस में आपके मुताबिक दिलाने वाले बिहार जो माइनस में ले गए, उनके साथ फिर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये जाति बिहार को जो माइनस में ले गए, सिर्फ आप उनकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। बिहार पिछले, अगर आप जोड़ेंगे 1968
1978 जब बिहार को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट मिला था, और 1975 के आप बाद ही से कभी जंगल राज कहते बिहार थे लगातार गिरते चला गया। आप नहीं कहा था जंगल राज, हमने जंगल राज नहीं कहा, हमने आतंक राज कहा। हम तो आगे बढ़ के बोलते हैं, आगे बोलते हैं, जंगल राज हमने नहीं कहा, हमने आतंक राज कहा। आपको उनके साथ जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा है, उनके पैरों पर जाके गिरना पड़ा, पैरों में जाके गिरना, ये ओछी तरह की बात करने के आदी हम नहीं है। और पैरों में कौन किसके गिरता था ये आज से 1.5 साल पहले तक पता था, जब इनके सुशील मोदी नीतीश कुमार के पैर में गिरे रहते थे। इसलिए वो सब बात करने का फायदा नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी ने विकास को ही अगर मानता, पैमाना मानता, तो फिर नीतीश कुमार जी ने लालू के साथ गठबंधन क्यों किया? वही सवाल लेकर आ रहा हूं। 1 मिनट सुन लीजिए, जब ये 17 वर्षों तक भाजपा के साथ गठबंधन में रहे और ये आलोक जी कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, उस पर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी को लगा कि हमने विकास किया है, तो ये 2014 के लोकसभा के चुनाव में जब चारों खाने पराजित हो गए हैं, तो इन्होंने आज से 5 दिन या 1 सप्ताह पहले पुनपुन कॉलेज की सभा में इन्होंने स्वीकार किया था कि हमारे कार्यकर्ता जो है इसे बताने का नहीं काम किया कि हम जो ऐसे नहीं चुनाव जीत पाएंगे। अगर इनके कार्यकर्ता बताने का काम किए हैं, अगर उनको नीतीश कुमार जी को लगता था कि मेरे कार्यकर्ता बताने का काम नहीं किए, तो क्या बताने का काम करते थे लालू के साथ लोकसभा चुनाव के पूर्व ही चले जाते क्या? और दूसरी बात है कि बिहार के जनता को नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद के साथ जो इन्होंने स्वीकार किया, आलोक जी ने, कि आतंक राज की संज्ञा नीतीश कुमार जी ने, जो कि नीतीश कुमार जी ने भी स्वीकार करने का काम किया है, तो क्या जो 15 वर्षों तक आतंक राज कायम करने का काम किया है, उसके चरण स्पर्श में क्यों उन्होंने अजय जी, क्या ये जाति की राजनीति की मजबूरी ही थी? पूछती है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अभय जी को मैं एक बात, अरे मैं अभय जी से एक बात पूछना चाहूंगा, और भारतीय जनता पार्टी एक लाइन मुझे बोलने तो दीजिए, तो फिर स्टैंड क्यों? अरे मुझे बोलने, जवाब ले लेते हैं, मुझे बोलने तो दीजिए। ऐसा है कि हमारा गठबंधन जब हुआ, 1 मिनट, हम लालू जी के साथ सिर्फ गठबंधन नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव में लालू जी के साथ हमारा गठबंधन नहीं था, लोकसभा में कम्युनिस्टों के साथ हमारा गठबंधन था। कम्युनिस्टों का फ्रेश कीजिए अपने मेमोरी को। लालू जी के साथ गठबंधन कब हुआ? जब राज्यसभा के चुनाव की नौबत आई और आप लोगों ने करोड़ रुपए खर्च करके हॉर्स ट्रेडिंग करना शुरू किया। मतलब हम लोगों ने ही कहा कि आप लोगों ने एक महादलित की सरकार को मजबूर करने का कोशिश किया, और ये ओपन एविडेंस था। और जहां तक रही लालू जी की बात, आज भी महागठबंधन वो ताकत नहीं थी कि आप हॉर्स ट्रेडिंग को रोक सकते थे। अरे आज भी इस महागठबंधन में सिर्फ लालू जी नहीं है, कांग्रेस भी है। भूलिए मत, भूलिए मत, भारतीय जनता पार्टी की शर्त से बात। अजय जी, रामविलास पासवान एक वोट से 1998 में सरकार गिरा दिया था, आप उससे गठबंधन करते हैं और हमें नसीहत दे रहे हैं। एक सेकंड, आप नसीहत में आप कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग को आप अकेले नहीं रोक सकते थे, इसलिए आपको जाना पड़ा, मजबूरी हो, जातिगत मजबूरी हो या अलग मजबूरियां हो, लेकिन आप में वो ताकत नहीं थी जो आप हॉर्स ट्रेडिंग को रोक सकते थे। हॉर्स ट्रेडिंग, जब आप धन पशुओं को बैठा दीजिएगा और एक एमएलए को 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया बांटना शुरू कीजिएगा और एक महादलित की सरकार को आप गिराना, अपदस्थ करना चाहिएगा, जो आपके बैकड्रॉप में है, और बराबर कम्युनल दंगे करवाने की साजिश करते रहेंगे। आप 1 मिनट, आप क्या चाहेंगे कि एक सरकार को स्टेबल करने के लिए हमने राष्ट्रीय जनता दल से समर्थन नहीं मांगा, राष्ट्रीय जनता दल ने खुद समर्थन दिया, समर्थन दिया, तो अगर आप नहीं लेते तो आप समर्थन जबरदस्ती से होता है। कुमार जी ने खुद को चिंता अरे यहाँ पे मुद्दा अलग है, जंगल राज में मैं चाहूंगा उषा जी, सांप्रदायिकता मुद्दा बन चुका जी, सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता मुद्दा बन चुका था, और इसको ये लोग बहुत कन्वीनियंटली अवॉइड कर जाते हैं। आलोक जी, हम एक ही आप पहले ये जवाब दें मुझे, ये सांप्रदायिकता गैर सांप्रदायिकता का मुद्दा छाया नहीं था, कैसे डिनाई करते हैं? देखिए, धर्म और विकास की बात कर रहे हैं, धर्म और जात की राजनीति क्या बीजेपी भी नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है, ये आप लेकर सर पे बैठा करके उनको रखा। हम यह कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को साथ में आपने बिहार में सरकार चलाई, और बिहार को किसके भरोसे आपने बीच में गठबंधन तोड़ के, वो छोड़ दी, जाति और धर्म की राजनीति आप भी करती हैं, जाति और धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं करते। फिर क्यों बार-बार अति पिछड़ों और यादवों का जिक्र होता है भाषण में? हमारे यहाँ कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ो, अति पिछड़ो, क्योंकि अति पिछड़ा का हमने मुख्यमंत्री बनाया है, फिर वही जिक्र कर रहे हैं, वही फिर जिक्र जेडीयू कर रही है, तो आपको क्यों फिर सवाल आप उठा रहे हैं? हमको सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो ठीक, हम सवाल यह उठा रहे हैं तो ठीक, ये चंद्रगुप्त मौर्य का सम्मेलन करें तो ठीक, यादव जी के साथ भी करें तो
तो ठीक है, ये बाकी कोई कुछ करे तो वो परिवारवाद जाति की राजनीति के जातिवाद इर्द के गिर्द साथ बिहार गए, ये घूमता मुलायम रहा सिंह है के साथ हमेशा से, गए, ये फिर से भ्रष्टाचारियों के साथ गए। इसी अरे येदुरप्पा को आप में रखा हुआ से गोद ये में। सभी को जेल में जाने वाले लेकिन बिहार की जनता को समझना चाहिए कि अब इससे उबरना होगा बिहार को। बहुत शुक्रिया, फिलहाल समय कम है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, माफी चाहूंगा जिसके पास नहीं आ पाया। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे बड़ी बहस। नमस्कार।